So today topic is Fowlpox. Fowlpox synonym is contagious epithelioma. तो आप जानते हो जब भी ओमा लग जाता है ना सफिक्स तो उसका मतलब ट्यूमर होता है, मगर Yes, फॉलपॉक्स sir. ट्यूमर नहीं है, ठीक है ना। जी. फॉलपॉक्स ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर लाइक ग्रोथ होता है, ठीक है। ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाते हैं, नोडुलर ग्रोथ हो जाता है, एपिथेलियल सेल्स का हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रोफी होने की वजह से सॉलिड नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है, वो रिजेंबल करता है बिनाइन ट्यूमर की तरह, इसीलिए इसको सिनोनिम में एपिथेलियोमा बोला जाता है। एपिथेलियल सेल्स का हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेशिया रिजेंबलिंग बिनाइन ट्यूमर, बड़ा सॉलिड नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है इसीलिए। और कंटेजियस इसलिए है कि ये स्प्रेड करता है वन बर्ड से दूसरे बर्ड में, तो इसीलिए फाउल पॉक्स को कंटेजियस एपिथेलियोमा भी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो समर सीजन है यानी वार्म क्लाइमेट जो होता है वो फेवरेबल है, वार्म क्लाइमेट फेवरेबल है पॉक्स डिजीज के लिए। तो ज्यादातर ये केसेस आपको मिलेंगे समर में और स्प्रिंग सीजन में, पॉक्स केसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसी सीजन में थोड़ा सा तेजी से स्प्रेड भी करता है, नहीं तो इसका यूजुअल नेचर क्या है कि प्लस बड़ा ही स्लो स्प्रेडिंग वायरस है, ये बहुत स्लो स्प्रेडिंग है और इसका रेट ऑफ स्प्रेडिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है वार्म क्लाइमेट में, इसीलिए थोड़ा ज्यादा दिखता भी है ये केसेस। इसमें जैसे मैं नटसेल में थोड़ा आपको बता दूं इसकी कहानी। ये जो पॉक्स है ना, यूजुअली कहाँ पे इसके फॉर्मेशन होंगे, ये है बेसिकली प्रोलिफरेटिव कंडीशन, प्रोलिफरेशन होता है जिस भी सेल को अफेक्ट करेगा, ये करता बेसिकली एपिथेलियल ही है, और जिस सेल्स को ये अफेक्ट करता है वहां पे प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है। प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ईपीजी। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो रिलीज होता है उसके वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स शुरू हो जाता है, ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स वहां नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये करते हैं कहाँ पे? ऐसे पार्ट ऑफ द स्किन जहाँ पे फिदर नहीं, फिदरलेस पार्ट ऑफ द बॉडी, वहां पे करते हैं बेसिकली। जो इसका क्यूटेनियस लीजन है, स्किन लीजन है वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि डेथ यूजुअली नहीं होना चाहिए। एक नोडुल फॉर्मेशन अगर आपके स्किन पे हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे, तो डेथ तो कम से कम नहीं होना चाहिए इस केस में, और होता वैसे ही है पॉक्स में। जो अनकॉम्प्लिकेटेड केस है पॉक्स में, उसमें डेथ बिल्कुल जीरो है, पार्टिकुलरली इन द क्यूटेनियस पॉक्स का जो फॉर्म है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ग्रो करते हैं इनसाइड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ और ट्रैकिया, माउथ का जहाँ पे शुरुआत हो रहा है या फिर जहाँ पे ट्रैकिया शुरू होने का यानी फायरिंग्स रीजन में बेसिकली ग्रो करता है। और वहां पे जब ये ग्रो करते हैं तो फिर वैसे ही छोटे छोटे नोडल्स बनेंगे, क्योंकि इनका काम ही है प्रोलिफरेशन कराना। तो वहां पे एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, वहां पे प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा, वहां पे नोडल्स बनेंगे, और फाइनली ये नोडल्स जब कोल्यूज करते हैं तो बहुत बड़े बड़े नोडल्स बन जाते हैं। अब अगर माउथ में नोडल फॉर्मेशन हो गया तो फाइनली प्रॉब्लम बर्ड फेस करेगी वो होगा कि उसको स्वेलिंग में भी प्रॉब्लम होगा, ईटिंग में भी प्रॉब्लम होगा, प्लस ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगा। तो वहां पे मोर्टिलिटी जा सकता है इवन 50-60%। लेकिन क्यूटेनियस फॉर्म ऑफ फाउल पॉक्स में मोर्टिलिटी बिल्कुल ही जीरो है, अनलेस इट इज कॉम्प्लिकेटेड विथ अदर कोई अदर इन्फेक्शन साथ में नहीं हो जाए, तभी फाउल पॉक्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। लेकिन फाउल पॉक्स में अदर देन नोड्यूल्स एक जनरल सिम्टम भी दिख सकता है, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ा ग्रोथ रेट का कमी हो सकता है, एग लेइंग कैपेसिटी कम हो सकता है। तो एज सच फाउल पॉक्स का इम्पोर्टेंस है, और इन रिलेशन टू मोर्टिलिटी ये जरूर कम है। और कभी कभी क्या होता है कि फ्रॉम ये जो आपका जो फेरिंक्सल एरिया है वहां से चला जाता है नेजल कैविटी में वायरस, और नेजल कैविटी से होता हुआ पहुंच जाता है अप टू आई, तो आई में चला जाता है तो ऑकुलर फॉर्म हो जाता है। तो तीन फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, क्यूटेनियस माउथ फॉर्म जिसको हम लोग वेट फॉर्म या डिफ्रेटिक फॉर्म बोलते हैं, और एक ऑकुलर फॉर्म हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ डिफ्रेटिक फॉर्म का जो आई को इन्वॉल्व कर लेता है। तो क्यूटेनियस फॉर्म में मोर्टिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। अब किसी का आई में प्रॉब्लम हो जाए, ब्लाइंडनेस हो जाए, तो सर्च नहीं कर पाएगा फूड को कहाँ पे है नहीं है, तो उस केस में भी थोड़ा बहुत मोर्टिलिटी देखने को मिलता है। लेकिन जो मेजर मोर्टिलिटी है दैट इज ड्यू टू द प्रोलिफरेटिव लीजन्स इन द माउथ। माउथ में क्या होगा? फिब्रिन फॉर्मेशन होगा, नेक्रोसिस होगा, नोडुलर फॉर्मेशन होगा, और एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाता है ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। और ऐसा मेम्ब्रेन को जब आप चाहोगे कि मैं उसको रिमूव कर दूं, फोर्सफुली हटा दूं मेम्ब्रेन को, तो जब हटाएंगे तो अपने साथ साथ जो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स है माउथ का उसको भी साथ में ले आता है, तो वहां पे एक अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाए।
ऐसा जब फॉर्मेशन होता है लेयर का तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिथराइटिक मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको डिथराइटिक फॉर्म भी बोला जाता है। तो 3 फॉर्म हो गए, क्यूटेनियस फॉर्म, डिथराइटिक फॉर्म और ऑकुलर फॉर्म। ये 3 फॉर्म है, तीनों का मोटिलिटी रेट अलग अलग है, तीनों का मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ा स्लो स्प्रेडिंग है, मोटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, अनलेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए तो इन नट से। और दूसरी बात यह है कि फॉल पॉक्स के साथ ये है कि इसका जो वायरस है ये काफी बड़ा होता है, पॉक्स वायरस काफी बड़े होते हैं, तो इसका डायग्नोसिस इससे थोड़ा आसान हो जाता है। यूजुअली हम लोग वायरस को डायग्नोस करने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके देखने के लिए इंक्लूजन बॉडी, लेकिन इसके वायरस इतने बड़े होते हैं, अबाउट 300 नैनोमीटर इसका साइज है, तो उसका मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आप देख सकते हैं। जहाँ पे लीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसका आप स्मीयर बना लो, क्रश कर लीजिए अपने स्लाइड में, स्मीयर बना लीजिए और माइक्रोस्कोप में देखिए, तो इतने बड़े होते हैं इसके वायरस और इसके इंक्लूजन बॉडीज की ऑलमोस्ट इंटायर एपिथेलियल सेल्स का साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व कर लेता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो आप आसानी से सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। ये कुछ खासियत है रिलेटेड टू फॉलपॉक्स। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं कि ये है तो डीएनए वायरस, फॉलपॉक्स है बेसिकली डीएनए वायरस। और इन जनरल डीएनए वायरस जब सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए साइटोप्लाज्म में तो होता नहीं, न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए न्यूक्लियस में। लेकिन इस केस में ये डीएनए वायरस होते हुए भी इस वायरस का अनयूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछा जाता है इसको कि इसका इंक्लूजन बॉडी का प्रेजेंस कहाँ है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है या इंट्रान्यूक्लियर है। तो कंफ्यूजन इसी से होता है कि पॉक्स वायरस डीएनए वायरस है, तो कंसेप्ट ये कहता है कि इसको होना चाहिए इंट्रान्यूक्लियर, लेकिन ये होते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। ठीक है ना, सब 2-3 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो रिगार्डिंग इट डेफिनेशन, smallpox इज स्लो स्प्रेडिंग वायरल इन्फेक्शन, बहुत ही स्लो स्प्रेडिंग है। मैंने बताया समर सीजन में थोड़ा सा स्प्रेडिंग रेट बढ़ जाता है, लेकिन यूजुअली ये बड़ा स्लो स्प्रेडिंग है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन, ये प्रोलिफरेटिव लीजन्स कॉज करते हैं। प्रोलिफरेशन लीजन क्यों कॉज करता है, मैंने बताया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का रिलीज होने की वजह से जिस भी सेल को इफेक्ट करता है वहाँ प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है, जैसा कि वुंड हीलिंग में होता है। तो प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम नोडुल फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोलिफरेटिव लीजन इन द स्किन दैट प्रोग्रेस टू थिक स्कैब। ये स्कैब क्या है, ये नोड्यूल, छोटे नोड्यूल हार्ट से होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पैप्यूल्स, को बाद में हो जाते हैं वेसिकल्स, और अगर कोई पायोजेनिक बैक्टीरिया उसमें आ गया तो बन जाता है पस्ट्यूल्स, यस पस मतलब पस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकल्स, पस्ट्यूल्स, ये ड्राई हो जाते हैं विद इन 2 वीक्स। 14 दिन के अंदर ये जो लीजन्स है वो फाइनली ड्राई हो जाता है। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कहीं कुछ डैमेज नहीं करता, जहां पे हुआ वहीं पे वो, बॉक्स को तो आप समझते ही, ह्यूमन में भी होता है, वहीं पे वो ड्राई हो जाता है, स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है। ये ड्राई हो जाता है पस्ट्यूल्स, वही स्कैब बनाते हैं, और विद इन 14 डेज ये कंडीशन हो जाता है। तो जब ये स्किन में होगा तो इसको क्यूटेनियस फॉर्म या ड्राई फॉर्म बोलते हैं। और यही चेंजेस, सिमिलर चेंजेस जब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ में हो जाए या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाए तो उसको वेट फॉर्म या डिप्थराइटिक मेम्ब्रेन या डिप्थराइटिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसी का एक्सटेंशन है एक ऑकुलर फॉर्म। तो यूजुअली ये 2 फॉर्म है, क्यूटेनियस फॉर्म, डिप्थराइटिक फॉर्म, लेकिन कभी कभी ऑकुलर फॉर्म भी हो जाता है। तो वेट फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेग फॉर्मेशन। ये प्लेग क्या है, प्लेग है फिब्रिन प्लस नेक्रोटिक मटेरियल, जो नेक्रोसिस हो रहा है और जो फिब्रिन रिलीज हो रहा है उसका जो डिपोजिशन हो रहा है, एक उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेग। येलोइश चीजी मटेरियल बोलते हैं प्लेग। इवन आप माउथ खोल के बढ़ कर देख सकते हो, अगर पेट्रेटिक फॉर्म है तो येलोइश नोड्यूल से दिखेंगे और कवरिंग से दिखेगा, चीजी येलोइश टू नेक्रोसिस एंड फिब्रिन फॉर्मेशन, प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है माउथ के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, माउथ के पास। तो आप उसके दोनों पिक्स को ओपन करके देखेंगे तो ये दिखेगा, प्लेक्स भी दिखेगा, नोड्यूल्स भी दिखेगा। और इन ड्राई फॉर्म स्किन इन्वॉल्व होता है, और स्किन में आप जानते हो कि पस्ट्यूल्स और पेप्यूल्स और वेसिकल्स यानी फाइनली स्कैब फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 बेसिक चेंजेस हैं जो इन नटसेल पूरी पॉक्स का यही कहानी है। ठीक है, और एक बात ये भी है जैसे कि अगर आपने क्लास सुना होगा रानीखेत डिजीज वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उस वायरस से एज ए ऑन्कोलाइटिक वायरस की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब कहीं ट्यूमर फॉर्मेशन हो जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं रानीखेत डिजीज वायरस को या न्यूकैसल डिजीज वायरस को।
उसी तरीके से फॉल पॉक्स वायरस का एक यूटिलिटी ये है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन बनाने में इसका यूटिलिटी है फॉल पॉक्स वायरस का। जैसे कि न्यूक्लियोसाइड डिजीज वायरस का एंटी ट्यूमरस एक्टिविटी है, वैसे इसका वैक्सीन फॉर्मेशन में रोल है। रिगार्डिंग इटियोलॉजी, तो पॉक्स वायरस है, एवी पॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे फैमिली का है, डीएनए वायरस है, काफी बड़े होते हैं, लार्जेस्ट नोन वायरस है। इस वायरस का शेप होता है ब्रिक शेप्ड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और जैसा मैं कह रहा था, अनयूजुअली कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन इन द सेल साइटोप्लाज्म, होना चाहिए था इसका रेप्लिकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस, मगर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रिगार्डिंग स्प्रेड कैसा है, जो स्कैब्स बन रहे हैं और फाइनली बॉडी से टूट के गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, और उसमें होंगे वायरस के पार्टिकल्स, और ये हाईली रेसिस्टेंट होता है। ये स्कैब्स के अंदर जो वायरस है, इवन दे प्रिवेंट डेसिकेशन ड्राइनेस होने के बाद भी वायरस का डेथ नहीं होता, तो बड़ा लॉन्ग लाइफ हो जाता है उस वायरस का, और वो एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो स्किन से जब भी घुसेगा ये वायरस, तो हमेशा एक एब्रेजन जरूरी है, कोई कट जरूरी है। एक इंटैक्ट स्किन से कभी स्प्रेड नहीं हो सकता पॉक्स वायरस। स्किन में हमेशा ही एक कट, एक एब्रेजन जरूरी है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस, फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ द वायरस। तो ये एकदम याद रखिएगा कि इंटैक्ट स्किन से कभी नहीं हो सकता पॉक्स, ठीक है। इसलिए कभी कभी एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं, तो वहाँ पे स्किन में स्कैरिफिकेशन करते हैं, इसको रगड़ा जाता है ताकि थोड़ा सा ब्लीडिंग हो, थोड़ा एब्रेजन हो, तभी जाके वायरस उसमें ग्रो कर पाएगा। तो एब्रेजन से एकदम मस्ट है, इंटैक्ट स्किन में नहीं हो सकता। इसके अलावा एरोसोल इन्फेक्शन भी है, ठीक है। एरोसोल इन्फेक्शन समझते ही हो, तो नेजल रूट ड्रॉपलेट्स के द्वारा। इसके अलावा मैकेनिकल वेक्टर्स, जैसे इवन ह्यूमन में बहुत अच्छा सोर्स है बीमारी फैलाने को। एक बर्ड है जिसको पॉक्स है, उसको हैंडल किया, और उसके बाद वो दूसरे बर्ड को जाके हैंडलिंग कर रहा है, तो उसको स्प्रेड कर रहा है। और ये जो ह्यूमन हैंडलिंग वाला है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ओकुलर फॉर्म वाला जो डिजीज है पॉक्स में, उसमें ह्यूमन का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हैंडलिंग के समय पे उसका आई को टच कर देता है। ये जो लास्ट में जो हमने लिखा है, अदर देन ह्यूमन मॉस्किटोज भी हैं, बैटिंग इंसेक्ट भी है, लेकिन ये जो लास्ट लाइन है, डिपोजिशन ऑफ वायरस इन आईज, इसका सबसे बड़ा वजह ह्यूमन ही है, ह्यूमन हैंडलिंग। तो ड्यूरिंग हैंडलिंग जो आई टच हो जाता है, तो उसमें वायरस को पुट कर देता है थ्रू लैक्राइमल डक्ट, इट गोज इनटू लैरिंग्स, और ये लैरिंग्स से फिर होता हुआ माउथ में, और माउथ के और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो लीजन्स है उसको प्रोड्यूस कर देता है। तो ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल है इन स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस, प्लस मॉस्किटोज के हैं, बाइट्स के हैं, एरोसोल इन्फेक्शन है, डायरेक्ट कंटामिनेशन है, तो इस वजह से इसका स्प्रेड है। रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस, ठीक है, वायरस का थोड़ा सा इसमें खास बात ये है कि एज सच कोई वायरस जैसे रेप्लिकेट करता है, इसका भी वैसे ही है। जब भी वायरस को चाहिए कहीं ना कहीं अटैचमेंट के लिए चाहिए, एक सेल चाहिए जिसमें अटैच करेगा, उसके बाद उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, तो सिंपल वैसे ही है। यहाँ पे वायरस जो एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंट्री कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडोसाइटोसिस। जैसे फाइगोसाइटोसिस होता है ना, वही है। वहाँ पे फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं चूंकि इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया, ये इंडोसाइटोसिस हो गया चूंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं। तो इंडोसाइटोसिस है इनसाइड द एपिथेलियल सेल्स। ये जो वायरस गया, उसका डिग्रेडेशन होता है बाय हेल्प ऑफ होस्ट सेल प्रोटीन, होस्ट सेल एंजाइम। होस्ट सेल्स का एंजाइम वायरस के स्ट्रक्चर प्रोटीन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से रिलीज हो जाता है उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, ठीक है, और रिलीज हो जाता है वायरल के एंजाइम्स। तो उसका मल्टीप्लिकेशन में आप जो होस्ट सेल का जो एंजाइम है उसका भी रोल है, क्योंकि वही एंजाइम तोड़ रहा है स्ट्रक्चर प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से रिलीज हो रहे हैं वायरस के डीएनए और वायरस के एंजाइम्स, और ये फिर रेप्लिकेट करेंगे, वायरस अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। मगर साइटोलाइटिक इफेक्ट इसका यूजुअली नहीं होता, साइटोलाइसिस नहीं करता कि सेल के अंदर ग्रो किया किया और सेल को तोड़ दिया। सेल का प्रोलिफरेशन शुरू करवा देता है। तो अगर तोड़ ही देता, लाइसिस हो जाता, तो प्रोलिफरेशन नहीं होता। तो एक तो लाइसिस कम है, दूसरा रिलीज करता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसकी वजह से प्रोलिफरेशन होता है। और दूसरी बात यह है कि वायरस सेल से निकल के ब्लड में बहुत रेयरली ही जाता है, एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल, चौथे सेल, मतलब सेल टू सेल मूवमेंट होता है इसका। एक सेल दूसरे सेल, ऐसा नहीं कि सेल को तोड़ा वायरस बाहर आ गया ब्लड में फिर इधर उधर घूमा, वैसा भी होता है। वो भी होते हैं कि वायरेमिया नहीं होता, ऐसी बात नहीं, वायरेमिया भी होता है। अब जब वायरेमिया हो जाएगा तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में चले जाएंगे, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन में जाके कोई डैमेज काउज नहीं करता। लेकिन मेन इसका तरीका क्या है, सेल टू सेल मूवमेंट।
एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट होता है। इसीलिए नेचर ने इसको पावर दिया है कि वो सेल प्रोलिफरेशन करे। जितना ज्यादा सेल्स प्रोलिफरेट करेगा उतना इसके पास पॉसिबिलिटी होगा कि एक सेल से दूसरे सेल में अपना मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग नट सेल पैथोजेनेसिस का। और ड्यूरिंग इसके रेप्लिकेशन जो इंक्लूजन बॉडी बनते हैं इनसाइड द हॉस्टल, उसको हम बोलते हैं बॉलिंगर बॉडीज। ठीक है, और जो वेरियंस होंगे, जो मैच्योर वायरस पार्टिकल होगा, वो बॉरल बॉडीज होता है। ठीक है, तो ये बॉरल बॉडीज इनसाइड द बॉलिंगर बॉडी भी हो सकते हैं, आउटसाइड द बॉलिंगर बॉडी भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे इनसाइड सेल ही। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी के मेम्ब्रेन से बाइंड होके अंदर में पाया जा सकता है ये वाइजन्स, यानी बॉरल ग्रेन्यूल्स, या उस मेम्ब्रेन से बाहर भी हो सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में ही होंगे। तो दोनों जगह पे बॉरल बॉडीज, ये एलिमेंट्री बॉडीज हैं, मैच्योर वायरल्स हैं जिसको हम बोलते हैं बॉरल बॉडीज या बॉरल ग्रेन्यूल्स। इंक्लूजन बॉडीज को बोलते हैं बॉलिंगर बॉडीज। ठीक है, एनिमल वाला केस में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ गवर्नरी बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे बॉलिंगर बॉडी बोलते हैं। फिर मैंने कहा कि वायरस एपिथेलियल सेल्स का प्रोलिफरेशन कॉज करता है और सेल टू सेल मूवमेंट करता है। वायरस ब्लड में भी जा सकता है, वायरेमिया कॉज करेगा, लेकिन कोई ग्रॉस पैथोलॉजी कॉज नहीं करता अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे कि लीवर स्प्लीन कहीं भी चला जाए लेकिन कोई चेंजेस नहीं लाते। तो ये इट वाज रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस। अब आते हैं क्लिनिकल साइंस में। तो डिप्रेशन, इनएपिटेंस, पुअर ग्रोथ, पुअर एग प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया इन जनरल है, कोई भी तकलीफ होगा तो ये चीजें होंगी। डिप्रेशन होगा, ग्रोथ रेट में कमी होगा, एग लेइंग है तो थोड़ा एग लेइंग में प्रॉब्लम होगा, ये तो जनरल सी बातें हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर बातें हैं, मैं जैसा आपको बता रहा था कि ड्राई पॉक्स है जो कि क्यूटेनियस फॉर्म है। इन क्यूटेनियस फॉर्म देयर इज नोडुलर प्रोलिफरेटिव स्किन लीजन्स। प्रोलिफरेशन टर्म के बिना आपका पॉक्स पूरा नहीं हो सकता, प्रोलिफरेशन आपको लिखना ही होगा। कहाँ पे होगा? नॉन फीदर पार्ट, जैसे कि हेड में, नेक में, लेग्स में, फीट में। हम लोगों ने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था ना इस कॉलेज में, तो विद इन 1 to 2 years डॉक्टर दीपक और मैं एक साथ ज्वाइन किए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते थे, बहुत सारे पॉक्स केस आते थे। हम लोग बार बार रिपोर्टें भी करते थे, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से पॉक्स का नहीं है। एक समय पे अपने फॉर्म पे बहुत था पॉक्स। तो ये हेड में, नेक में, लेग्स में, फीट में, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं होना है, एकदम देख के ही पता चल जाता है कि ये पॉक्स का केस है। ठीक है, और सबसे पहले इसको भी याद रखिएगा, सबसे पहला फॉर्मेशन जो होता है वो जो सॉलिड नोड्यूल होता है उसको बोलते हैं पैप्यूल। पैप्यूल फिर कन्वर्ट होंगे, फ्लूइड मटेरियल उसके अंदर भरेगा, उसको बोलेंगे वेसिकल्स। और ड्यू टू सम बैक्टीरियल, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस्ट्यूल फॉर्मेशन हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि पस्ट्यूल बने, पैप्यूल तो होगा, वेसिकल्स भी होंगे, पस्ट्यूल्स हो सकते हैं। और विद इन 14 days ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, स्कैब फॉर्मेशन होकर गिर जाता है, और स्किन जहाँ पे ये बना था वहाँ पे स्कैब फॉर्मेशन हो जाता है। और स्कैब बहुत लंबा चलता है, बहुत दिनों तक ये दाग बना ही रहता है स्किन में, बॉक्स में, जैसे आपको पता है। और ये स्कैब जो फॉल ऑफ हुआ है, जो गिरा है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है अदर बर्ड्स के लिए। और मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, अनलेस की कोई कॉम्प्लिकेशन अदर बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो जाए। इस पिक्चर में आप देख रहे हो जैसे ये माउथ में, ये इसके कॉम में नोडुलर ग्रोथ हो रहा है। तो पिक्चर इज इटसेल्फ सजेस्टिव ऑफ द पॉक्स। थोड़ा माउथ में हो तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा सा उसका लेग्स में देख लो, लेग्स में भी दिखने लगते हैं। जहाँ भी फिदरलेस पार्ट है, जहाँ फिदर नहीं है वहाँ पे दिखेगा, तो कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी ड्यू टू ट्रॉमा भी हो जाता है इस तरह का, चोट वोट लगने की वजह से भी इस तरह का दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए पैरों में देख लीजिए, पैर में भी अगर नोडुलर ग्रोथ दिख रहा है तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो जाता है इस तरह का नोडुलर फॉर्मेशन। ठीक है, और थोड़ा सुस्त होगा, डिप्रेस्ड होगा, तो ये बड़ा हाईली सजेस्टिव है फोटोग्राफ्स फॉर पॉक्स लीजन्स। नेक्स्ट फॉर्म है डेफ्रेटिक फॉर्म, जिसको वेट पॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या है, प्रोलिफरेटिव लीजन्स तो होंगे ही होंगे। कहाँ पे होगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, माउथ में होगा, इसोफेगस में होगा। और यहाँ पे जो एक्सुडेशन होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इस तरह का होगा फिब्रिन फॉर्मेशन, और नेक्रोसिस होगा। यही फिब्रिनो नेक्रोटिक मटेरियल जो है ये येलोइस चीजी मास, जिसको प्लेग बोलते हो, फॉर्म करता है। ठीक है, और क्या होगा? व्हाइट नोड्यूल्स होंगे फॉर्मेशन, और येलो प्लैक्स होंगे। नोड्यूल्स के ऊपर प्लैक्स बन रहे हैं, तो रेज्ड येलो प्लैक्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ और इसोफेगस में देखने को मिलेगा। कहाँ का दिखेगा? माउथ में दिखेगा। अगर माउथ में दिखेगा तो इनएपिटेंस होगा, अगर लैरिंग्स वाले एरिया में होगा तो डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगा, इसोफेगस में होगा तो डिफिकल्ट इन स्वेलिंग होगा, अगर नोज तक पहुंच गया तो नेजल डिस्चार्ज होंगे, अगर आई तक पहुंच गया तो ऑकुलर फॉर्म होगा, उसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है,
कंजक्टिवाइटिस होगा, नेजल डिस्चार्ज, ओकुलर डिस्चार्ज होंगे, और ड्यू टू स्टिकिंग ऑफ द आईलिड्स ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। आंख खराब नहीं होता, आईलिड्स दोनों आपस में चिपक जाते हैं, तो फाइनली ब्लाइंड ही हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑकुलर फॉर्म। इस केस में मोर्टेलिटी थोड़ा ज्यादा है। तो अगर कोई आपसे पूछे मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा किसमें, तो डिफ्रेटिक फॉर्म में, उससे कम ऑकुलर फॉर्म में, और उससे कम तो क्यूटेनियस फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा डिफ्रेटिक फॉर्म में मोर्टेलिटी। इस डायग्राम में देखो, ये एक ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया। इस ट्रैकिया में देखिए ऑलमोस्ट नॉर्मल है। किसी का ट्रैकिया, किसी बर्ड के ट्रैकिया को निकालेंगे आप, तो ये ऐसा ही नॉर्मल सा दिखेगा, लेकिन इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स दिखने लगा, थोड़ा सा येलोइश कलर यहाँ पे आने लगा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। तो डिफिकल्टी होगा इसको ब्रीदिंग में, येलोइश चीजी मटेरियल का अकुमुलेशन हो रहा है। इसी ट्रैकिया को खोल दिया जाएगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह के प्लेक फॉर्मेशन, ठीक है, प्लेक फॉर्मेशन होने लगा, प्लेक फॉर्मेशन, येलोइश चीजी मटेरियल, नोडुलर ग्रोथ। ये वाला नोडल्स नहीं, ये तो पिन लगा हुआ है, ठीक है, वो तो दिखाने के लिए। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये पिन्स हैं, ये कोई लीजन्स नहीं, ये है लीजन्स, ये जो ग्रीन और येलो एरो से दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं ट्रैकिया में। ग्रॉस लीजन्स और लीजन साइंस ऑलमोस्ट सेम ही है, इसके तो बाहर ही है सब कुछ, अंदर में तो कुछ है नहीं, जो देखना है बाहर से ही देख सकते हो। तो जो क्यूटेनियस फॉर्म पे नोड्यूल्स है, दैट इज ड्यू टू हाइपरप्लेसिया, वही इसका लीजन्स है। डिफ्रेटिक फॉर्म में भी वही है, व्हाइट प्लेग, येलोइश प्लेग, नोड्यूल्स ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो साइन है वही इसका ग्रॉस लीजन्स है। रिगार्डिंग माइक्रोस्कोपिक लीजन्स, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोलिफरेशन होता है, हाइपरप्लेसिया होता है एपिथेलियल सेल्स का, अब फॉर्म चाहे जो भी हो, लेकिन हाइपरप्लेसिया होना ही होना है। सेल इनलार्ज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। साइटोप्लाज्म में ब्लू कलर का बहुत बड़ा इन्वॉल्विंग होल साइटोप्लाज्म आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, उसी को बोलते हैं बॉलिंगर बॉडी। उसके अंदर बोरल बॉडीज होंगे, यानी वैरियंस होंगे। ये इंक्लूजन बॉडी इतने बड़े होते हैं कि दे कैन ऑक्युपाई द एंटायर साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस डायग्राम में जो एरो से दिखाया गया है, ये देखो, जो येलोइश, ये सॉरी ब्लूइश डॉट जो दिख रहा है सेल के अंदर, वही है आपका बॉलिंगर बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, येलोइश। और ये सारा फाइबर का प्रोलिफरेशन है, ठीक है, हाइपरप्लेशिया ऑफ फाइबर्स हैं। और इसमें आपको देख रहे हो जो क्रेटिन वाले सेल्स हैं, उसके अंदर जो ब्लूइश, डार्क ब्लूइश से दिख रहा है, वही है आपका इंक्लूजन बॉडी। इसमें देखिए साइज कितना बड़ा है, इसमें जो इंक्लूजन बॉडीज है, इसका साइज देखो इस डायग्राम में बहुत ही बड़े है, लेफ्ट वाले के मुकाबले में इसमें साइज देखिए कितना बड़ा है। सारे के सारे साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व कर लिया, पूरा साइटोप्लाज्म पे इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये है आपका बॉलिंगर बॉडी, और आसानी से लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, इसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं। और ये भी जानते हैं कि एक बार पॉक्स हो जाए तो यूजुअली दोबारा नहीं होता, एक इम्यूनिटी, बहुत लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स आफ्टर रिकवरी, एक बार रिकवरी हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाता है। दैट इम्यूनिटी इज ड्यू टू सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी बोथ, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पहले डेवलप होता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी बाद में डेवलप होता है, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बर्ड्स लाइफ लॉन्ग आफ्टर रिकवरी। एक बार रिकवरी हो गया तो दोबारा नहीं होगा। रिगार्डिंग डायग्नोसिस, तो साइन ही बहुत आसानी से कंफर्म कर देता है, यू कैन इजीली डायग्नोस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइन। फिर मैंने कहा कि कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लीजन से स्क्रैपिंग लीजिए, स्मीयर बनाइए ग्लास स्लाइड में, स्टेन करके लाइट माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, आपको बॉलिंगर बॉडीज दिखने लगेंगी, ठीक है, इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी दिखने लगेंगी। डिफ्रेटिक फॉर्म में भी वही है, आसानी से मुंह खोल के आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर उसको माउथ खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। और अगर हटाएंगे उस मेम्ब्रेन को, डिफ्रेटिक मेम्ब्रेन को, तो अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। और यही डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम आईएलटी, इन्फेक्शियस लेरिंजियोट्रैकिटिस और विटामिन ए की कमी में। वहां पे भी जब मेम्ब्रेन बनते हैं उसको आसानी से हटा सकते हैं, वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग डिफ्रेटिक फॉर्म नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो मेम्ब्रेन है वो डिफ्रेटिक मेम्ब्रेन है। जैसा कि बच्चों में जो डिफ्रेटिक होता है डिप्थेरिया, उसमें जो मेम्ब्रेन बनता है वो उसके जैसा है। जब इसको हटाइएगा तो अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आईएलटी और विटामिन ए की कमी में नहीं होता। तो इसे पता हो जाता है कि जो मेम्ब्रेन है माउथ में वो पॉक्स वाला है कि आईएलटी है या विटामिन ए कुछ और है। रिगार्डिंग डायग्नोसिस में आप जानते हो वायरस या तो किसी लिविंग मटेरियल में ही ग्रो करेगा, तो एक इनोकुलेशन टेस्ट आसान इसलिए है कि इसके जो लीजन्स बनते हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं,
एग में जो स्कैब है, जहाँ पे वायरस है, जो लीजन्स है, जो स्कैब्स है, उसको लीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, उस प्रिपेयर्ड स्कैब को इनोकुलेट कर दीजिए इनसाइड द कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन ऑफ एग। एग का जो कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन है उसमें इनोकुलेट कर दीजिए। विद इन 9 to 12 days, मतलब जो एग एग है उसके अंदर आप जब इनोकुलेट करते हैं कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन में, तो आपको पॉक लाइक लीजन्स दिखने लगते हैं स्पष्ट। पॉक क्या होता है कि एकदम हाईली विजिबल, आंख से देख सकते हो रेज्ड लीजन्स है, और थोड़ा सा हाईली कंसिस्टेंसी ज्यादा हो जाता है, मतलब ऑपेसिटी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉक लीजन। तो पॉक लीजन ग्रो कर गया तो कंफर्म हो जाता है। या चिक में कर सकते हैं, ये तो एग में कर रहे थे। चिकन्स में अगर आपने वही प्रिपेयर्ड स्कैब को इनोकुलेट कर दिया फिर विंग से या स्कैरिफिकेशन फॉर्म में, तो वहाँ पे पॉक्स का लीजन डेवलप हो जाएगा, नोडल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऐसे डायग्नोसिस हो जाता है। तो अदर देन दिस सीरोलॉजिकल टेस्ट भी है टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज लाइक एजीपीटी, हीमोग्लोटिनेशन, सीरम न्यूट्रलाइजेशन है, इम्यूनोप्रोक्सीडेज है, एलाइजा सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसके कंडीशंस, इसके लीजन्स, इसका साइंस थोड़ा सा रिजेंबल करता है पैंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी से, बैटिन डिफिशियंसी से, विटामिन ए डिफिशियंसी से, आईएलटी से, अदर रेस्पिरेटरी डिजीज से, इवन इंजरीज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड कैनिबलिज्म। मैं कह रहा था इनसे कॉमन में देखते हैं जब लीजन, तो एक बार को लगता है किसी पैरासाइट ने या किसी चोट वगैरह से हो गया, तो और जगह पे सर्च करेगा तो पता चल जाता है। हालांकि फिर भी यू हैव टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको करना होगा, इन चीजों को थोड़ा सा कंसिडर करना होगा जब और चीजें देख रहे होते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट फॉल पॉक्स। बहुत ही सिंपल है कहानी, लेकिन इम्पोर्टेंट है, डिजीज इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कहानी बहुत सिंपल है, कहीं कुछ ज्यादा नहीं है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा बॉलिंगर बॉडीज, बोरल बॉडीज, इसका जनरल फॉर्म याद रखिए, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंपल और इम्पोर्टेंट मैटर है ये। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी 4 मिनट है अपने पास। किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन डिस्कस इट।